तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो हमने एनर्जी के लिए बात करी थी तो हमने कहा था E जो हो जाएगा वो -13.6 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है Z/m² होगा। और फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये E की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगी -13.6 और Z की वैल्यू 1 हो जाएगी अपान में m²। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ये। या अगर इसी को हम E1 कहें, E1 का मतलब ये हुआ कि m क्या हो जाएगा 1। तो ये पहले सेल की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -13.6 अपान 1 का स्क्वायर, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हाइड्रोजन, ये जितने भी चीजें मैंने बताई है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर वैलिड है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, तो ये आपका जैसे ये आपका न्यूक्लियस है और ये पहला ये इलेक्ट्रॉन है जो जस्ट क्या है पहली सेल में है। तो इस पहली सेल की जो एनर्जी होगी वो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस में 13.6 होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसे हम E2 की बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, तो ये n=1 है, ये n=2 है। तो यहाँ पर E2 जो एनर्जी है ये सेकंड सेल के लिए क्या हो जाएगी, इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6, Z की वैल्यू अभी भी 1 होगी अपान में 1 अपान n का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स 13.6 अपान में 2 2 जा 4। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आएगी माइनस में 4.2 के आसपास, 4 3 जा 12 हो जाएगा और पॉइंट और ये 4 4 जा 16, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे होंगे कि हम अलग अलग लेवल की एनर्जी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। इसके बाद हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसमें बताना है, तो पहले एनर्जी आपको एक बार बता देते हैं सारी, तो फिर डिफरेंस भी बताएंगे इस तरीके से। तो नोट कर लीजिए इसको। जैसे हमने कहा कि ये अलग अलग, ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है, ऐसे। तो यहाँ पर अगर n=1 है तो E क्या हो जाएगा, E1 बोल दिया इसे -13.6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। E2 बोला तो E2 क्या हो जाएगा -13.6 अपान 2 2 जा 4, तो मैंने कहा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऐसे अगर हम E3 की बात करते हैं देन E3 क्या हो जाएगा, ये माइनस में 13.6 अपान m का स्क्वायर, यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। तो आप यहाँ से देखेंगे कि E3 की जो वैल्यू आएगी वो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और ये हो जाएगा इसके बाद 46, तो पॉइंट 1, ये 9 1 जा 9 9 3 12 9 4, हाँ, और पॉइंट आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, ये इस तरीके से कुछ 951 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ऐसे अगर हम E4 की बात करते हैं देन E4 हो जाएगा आपका -13, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी हुई है, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी आ जाएगी आपकी, ये तकरीबन आएगी 0.0
ये 16 8 समथिंग होगा, क्यों, ये 80 के आसपास आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि इनके बीच का गैप कम होता जा रहा है, क्योंकि इनके बीच के अगर डिफरेंस की बात करते हैं, मतलब डेल्टा ई इनके बीच में क्या होगा, E2 माइनस E1 होगा, और ये डिफरेंस जो एनर्जी का होगा वो हो जाएगा आपका माइनस में 3.4 और माइनस में 13.6। तो आप देखेंगे कि ये 10.2 के आसपास आएगा, प्लस में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे इनके बीच का गैप देखेंगे तो वो और कम होगा, वो किसके किसके बीच का होगा, वो 3.4 और 1.5 के बीच में होगा, और इनके बीच का गैप और कम होता जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस डेल्टा ई को, इस एनर्जी को हम hc/λ के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी, या इसी डेल्टा ई को अगर हम क्या करते हैं h इंटू न्यू के टर्म्स में, यहाँ से वेवलेंथ मिल जाएगा, और इसको h इंटू न्यू के टर्म्स में लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो किसी भी तरीके से हम देखेंगे तो दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये कि अलग अलग सेल में निकालिए, जैसे ई और 4 के बीच में पूछ रहा है, इसमें और इसमें एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, तो दिस माइनस दिस, इनके बीच का एनर्जी गैप निकाल के hc/λ निकाल लेंगे, तो यहाँ से यहाँ के बीच में वेवलेंथ निकल आएगी। या दूसरा तरीका है जो हमने सीधे सीधे 1/λ आपको पढ़ाया है कि 1/λ इज इक्वल टू r, और z का वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, तो ये सीधे सीधे r 1/n1² माइनस 1/n2², ऐसा कर देंगे। डायरेक्ट जो फार्मूला पढ़ाया था वहां से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये वाला नोट करिए इसको, फिर उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताते हैं कि क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहां से इस तरीके से कर सकते हैं, तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैसा रख देंगे, और दूसरा तरीका ये कि यहाँ पर हम रख के वेवलेंथ निकालें, और दूसरा तरीका है कि एनर्जी निकाल लें फिर डायरेक्ट वेवलेंथ निकाल लें। जैसे क्या है कि मैंने कहा कि इनके, आप दोनों तरीका देख लो, जैसे मैंने कहा इनके बीच में क्या है, आपको एनर्जी निकालनी है इनके बीच में, तो इनके बीच में एनर्जी निकालने का मतलब ये कि हमने क्या करा कि डेल्टा ई को लिख दिया hc/λ, ठीक है। अब हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, वो फार्मूला एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट लगता है, जिससे ज्यादातर मोटे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो तो इन दोनों की वैल्यू को आप जो है इनके प्रोडक्ट, ये नहीं कि इनका वैल्यू रखें 6 पॉइंट समथिंग 10⁻34, ये 3 × 10⁸ रखें, फिर लेमडा रखें, फिर लेमडा निकालें मीटर में, ऐसा नहीं करना है आपको। इसकी वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई हो, इसकी वैल्यू एनर्जी की, तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई की दी हुई है तो इसको 12400 ये लिख लेंगे, तो लेमडा की वैल्यू यहां से एंगस्ट्रॉम में अपने आप आ जाएगी ये, और ये लगभग सही होगी। 0.001% ही जो होता है वो थोड़ा बहुत दर्द होता है, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो हमने इलेक्ट्रॉन, लेकिन बस ये ध्यान रखना इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, तब आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर भी। तो ये 1 2, और जब आपको एनर्जी निकालनी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वेवलेंथ दिया हो तो यहाँ पर आप वो भी काम कर सकते हैं, एनर्जी निकालेंगे, बशर्ते ये वेवलेंथ किसमें होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम में, नहीं है तो कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे कहेगा कि यहाँ से यहाँ या कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस ट्रांजिशन के बीच में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपको निकालना है, और यहाँ की वेवलेंथ अगर 400 नैनोमीटर है, आपको ऐसा दिया हुआ है, तो पहले तो आप लेमडा को एंगस्ट्रॉम में करेंगे, 400 नैनोमीटर को क्या कर देंगे 4000, अब ये एंगस्ट्रॉम में हो गया। अब इस एनर्जी को यहाँ पर रखेंगे तो ये लेमडा को यहाँ पर रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल के आ जाएगी। जैसे ई रखेंगे तो ई हो जाएगा आपका 12400 अपान में 4 into 000, 4000 का यही मतलब हुआ। ये जीरो इससे कैंसिल हुआ, ये जीरो इससे कैंसिल हुआ, दो कैंसिल हो गए। अब ई जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 124/40 लाइक दिस। एक जीरो हमने हटा दिया तो ये हो गया 12.4। अब इसको क्या करेंगे 4 3 जा,
ये हो जाएगा 12 और फिर ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ऐसा। तो ये ध्यान रखना है कि ये सिंपल कैलकुलेशन है। हम कहेंगे जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इससे बचिए, इनमें करिए, ठीक है ना। क्योंकि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू एमकेएस में दी होगी तो लैम्डा किस में आएगा, मीटर में आएगा, फिर आप उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। या इसका रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप क्या करिए, एंगस्ट्रॉम में निकाल लीजिए, सॉरी इसके टर्म्स में, हाँ इसके ऑर्डर में निकाल लीजिए ताकि ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आए। तो कभी जब आपको इस टाइप का फार्मूला लिखना हो तो ऐसा लिखिए, अदरवाइज अलग अलग एनर्जी निकाल के उनका डिफरेंस करके इस फार्मूले में रख दो तो आपका एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का वेवलेंथ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि कभी नहीं कि सर एनर्जी जो है वो जूल में दी रहती है, जूल में बतानी है, तो आप ये फार्मूला जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होगा ऐसा, ठीक है। या 1 जूल जो होगा 1 अपॉन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो कन्वर्जन तो भी आपको पता है, तो आप इसका भी कन्वर्जन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के। क्या करेंगे, इतने से अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मालूम है जूल में कन्वर्ट करना है तो इससे कर देंगे, और अगर आपको जूल में मालूम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये भी इंटर कन्वर्जन एक दूसरे से कर सकते हैं। क्लियर है? अरे आ रहा समझ में कि नहीं? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर, मतलब इस के जो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, ये इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से जो लोअर एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो जो एनर्जी इमिट करते हैं या ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वो स्पेक्ट्रम जो है तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन के बिहाफ पे दो तरीके का होगा, एक इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। जैसे ये बात हम कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये स्पेक्ट्रम इसके बिहाफ पे जब एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे ये है लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं। तो जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल है या सेल है। ऐसा हमने एनर्जी डिफरेंस हम कम करते क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। तो ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है, ये पांचवी सेल है, इस तरीके से ऐसे इनफाइनाइट तक ये सेल्स हैं। तो जब कभी भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन में ये क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है। ये अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो अपने हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और ज्यादा करेगा तो और बड़े हायर एक्साइटेड स्टेट सेल में जाएगा या और जगह पर जाएगा। तो जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है ये प्रीसेट है कि जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो या तो इतने गैप के बराबर करेगा, या तो इतने गैप के बराबर करेगा, या तो इतने गैप के बराबर, या तो इतने। मतलब जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो या तो ये पहली सेल में जाएगा, या तो दूसरी सेल में जाएगा, या तो तीसरी सेल में जाएगा, या तो चौथी सेल में। ऐसा नहीं है कि कम एनर्जी पाए और एब्जॉर्ब करके जाए और यहाँ से फिर लौट आए। या तो पहली सेल, मतलब ये अपने स्टेबल सेल में जाएगा, बीच में कहीं नहीं रुकता है, ये जाके उसमें क्या करेगा, अपना रोटेट करेगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। और जब वहां पर पहुंचता है तो बहुत कम समय के लिए, बहुत छोटे से 10⁻⁸ सेकंड के ऑर्डर के टाइम में क्या करता है, उसके बाद फिर से एनर्जी इमिट करके फिर से नीचे आता है, और नीचे भी इसी पैटर्न पे आएगा, या तो यहां से यहां आएगा, या तो यहां से यहां आएगा, या तो यहां से यहां आएगा, या तो यहां से डायरेक्ट यहां आएगा, बीच में कहीं नहीं रुकता। ऐसा नहीं कि इतना रेडिएशन इमिट करके यहां रुक जाए, ये क्या करेगा, या तो डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा एनर्जी, इसके बराबर एनर्जी का इमिशन करेगा, या यहां से यहां आ जाएगा, यहां एनर्जी इमिट करेगा, फिर यहां से यहां आ जाएगा, या यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आएगा, एनर्जी इमिट करेगा, दूसरी एनर्जी इमिट करेगा, फिर यहां से तीसरी एनर्जी इमिट करेगा, फिर ऐसे आएगा। तो ये डिफरेंट ट्रांजिशन है। तो जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है तो उससे जो ये डिफरेंट लाइंस बनती हैं, डिफरेंट लाइन का मतलब जो पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइट एब्जॉर्प्शन है, पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन है, इससे जो चीजें क्रिएट होती हैं उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो इमिट होती हैं
उनको हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमको तो इमिशन के बारे में पढ़ना है कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब आता है इलेक्ट्रॉन तो किस तरीके से आता है, कितनी पॉसिबिलिटी है उनके आने का, और कौन कौन से रेंज ऑफ वेवलेंथ को वो इमिट करते हैं, उनको आपको पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ से दो तरीके का स्पेक्ट्रम है, वन इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक होगा इमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, हमने बताया कि इमिशन कब होगा, जैसे ये लोअर एनर्जी लेवल है, और ये हायर एनर्जी लेवल है। अब यहां से इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी E, ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा, ये लेमडा वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में आया। जिन डिफरेंट लेवल से या डायरेक्ट जैसे भी, इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और इमिशन क्या होता है कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आए, ये हायर एनर्जी स्टेट है और ये लोअर एनर्जी स्टेट है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, ये, और इस दौरान जो एनर्जी इमिट करता है एच सी अपॉन लेमडा या एच न्यू, ये इमिटेड एनर्जी है, और ये जो डिफरेंट स्पेक्ट्रा बनते हैं इसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जो पढ़ने वाले को हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम है। इसमें वेवलेंथ पूछी जाएगी आपसे अलग अलग। अब इसमें अलग अलग तरीके का स्पेक्ट्रम है, अलग अलग तरीके की सीरीज हैं, उनमें जो ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं वो अगर एक जोन ऑफ वेवलेंथ को करती है तो उसे एक ग्रुप में बना दिया गया। जैसे ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ये मान लेते हैं एनर्जी, ये न्यूक्लियस है आपका, यहाँ से पहली सेल स्टार्ट है, एनर्जी इक्वल्स टू 1 है। यहाँ आपकी ये n इज इक्वल टू 2 है, दूसरी सेल है, यहाँ n इज इक्वल टू 3 है, ये तीसरी सेल है, यहाँ n इज इक्वल टू 4 है, ये चौथी सेल है, यहाँ n इज इक्वल टू 5 है, फिर n इज इक्वल टू 6 है, और इस तरीके से आपका ये इन्फिनाइट वाला है ऐसा, ठीक है। अब इसमें एक ग्रुप तो ऐसा होगा कि एनर्जी को रिलीज करे तो बिल्कुल टॉप मोस्ट से रिलीज करें और सीधे सीधे ग्राउंड स्टेट में आए, इसी को हम फर्स्ट सेल ऑर्बिट कहते हैं, या जी इसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। इसको सेकंड सेल कहते हैं या फर्स्ट एक्साइटेड सेल कहते हैं। वैसे इसको थर्ड सेल कहेंगे या थर्ड ऑर्बिट कहेंगे या सेकंड एक्साइटेड कहेंगे। तो जो एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड सेल होती हैं, एक्साइटेड ऑर्बिट होते हैं, उनको हम एक कम करके बोलते हैं, क्योंकि पहला तो ग्राउंड ही है, तो फर्स्ट एक्साइट होके जाएगा तो किसमें जाएगा, दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, तो दूसरा वाला फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट होता है, सेकंड वाला थर्ड वाला सेकंड एक्साइटेड ऑर्बिट होता है, इस तरीके से। तो इसको हम सेकंड ऑर्बिट कहें, या इसी को सेकंड सेल कहें, या इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इसको फर्स्ट एक्साइटेड सेल कह सकते हैं या ऑर्बिट कह सकते हैं, ठीक है। इसकी एनर्जी को हम E1 से कहेंगे, इसकी E2 से बोल देते हैं, इसकी E3 से बोल देते हैं, और इसको E4 से, E5 ऐसे। तो इसमें पहली पॉसिबिलिटी ये है
कि हायर एनर्जी स्टेट से सीधे सीधे कहाँ आए, ग्राउंड स्टेट में आए। किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है कहीं से भी, अब उसके और नीचे आएंगे तो यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से, तो ये एक लाइन प्राप्त होती है। इसमें ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, यहां पर जो ट्रांजिशन हो रहा है, अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बात करें कि आपका जो 1 लैम्डा होता है ये r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर है, तो यहां पर जो लैम्डा है या जो एनर्जी होती थी वो एनर्जी मैंने बताई थी, आपको अगर याद हो तो एनर्जी मैंने ये बताई थी कि E जो था वो था RCZ स्क्वायर, क्यों 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही तो था, तो एनर्जी यही थी ना। और इस एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, hc/लैम्डा। तो आप देखेंगे कि ये RC, ये Z स्क्वायर था, ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये सब यहां से कैंसिल करोगे तो C से कैंसिल होगा, और उधर जो H होता है वो भी कैंसिल होके ये 1/लैम्डा जो आता है वहाँ h³ होता था वो r में एडजस्ट हो जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट में ना, तो ये आपका आ जाएगा, इसको r0 कह देंगे हम, या ये रेडबर्ग कांस्टेंट होगा, z की वैल्यू 1 लिख देंगे, तो ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये लैम्डा की वैल्यू आती है, ये आई भी थी, पीछे बताया भी था हमने E। तो यहाँ से n1 n2 ये जो है ट्रांजिशन है, तो अगर इसमें देखेंगे तो एक वैल्यू यहाँ पर फिक्स होगी कि किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से आएगा, लेकिन लोअर में आएगा तो कहाँ आएगा, n = 1 में। तो ऐसी सीरीज जिसका n1 फिक्स है और n2 क्या हो सकता है, n2 जो होगा वो हायर से किसी से भी, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे इन्फिनिटी हो, हर जगह से आएगा किसमें, 1 में आएगा। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ सीरीज बनते हैं, ऐसे जो ग्रुप ऑफ लाइंस बनती हैं, उनको एक हम अलग सीरीज में रखते हैं इस स्पेक्ट्रल लाइन के, उन्हें बोलते हैं कि ये लाइमन सीरीज है। क्या बोलते हैं इनको, ये लाइमन सीरीज। अभी एक एक चीज पढ़ेंगे हम कि लाइमन सीरीज क्या होती है, ठीक है, तो ये लाइमन सीरीज है। सेकंड बात ये आती है कि किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से आए लेकिन वो ग्राउंड स्टेट में ना करके किस में आए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मतलब वहां पर n1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 होगी, n1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और n2 की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 ऊपर तक कुछ भी होगी, इस तरीके से। तो इन ग्रुप ऑफ लाइंस को इसको लाइमन सीरीज कहते हैं, इसको बामर कहते हैं। अभी एक एक करके सब पढ़ेंगे, ये बामर सीरीज हो गई। तीसरी इसी प्रकार से हायर एक्साइटेड स्टेट से कहां पर आएगी, थर्ड वाले में आएगी, इस तरीके से। ये तो यहां पर अगर n1 की बात करेंगे तो n1 कितना होगा, यहां पर n1 की वैल्यू 3 होगी, जबकि n2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, इसे कहते हैं ब्रैकेट। तो लाइमन सीरीज हो गई, बामर सीरीज हो गई, ब्रैकेट हो गई, इसे लाइमन कहते हैं, AM होता है, ब्रैकेट सीरीज है। ये आपकी लाइमन है, बामर है, पास्टन, फ्रैकेट, फुंड होगी, यहाँ ब्रैकेट नहीं होगी, पहले पास्टन होगी, फिर फ्रैकेट होगी, फिर फुंड होगी। लाइमन, बामर, LBP, ये पास्टन होगी, इसके बाद आपकी ब्रैकेट होगी, फिर फुंड होगी। तो ये हो गया आपका लाइमन, ये हो गया बामर, ये हो गया पास्टन। और जब यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे, या इसे आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
हो गया, इधर मिटा देते हैं, ये लाइन थोड़ा बढ़ा लेंगे। ये तो यहां से आप ये देखेंगे कि अब की बार यहां से ट्रांजिशन होगा, हायर एक्साइटेड स्टेट से N1 इज इक्वल टू 4 लिख देंगे, यहाँ N1 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे। इस तरीके से ट्रांजिशन होगा और ऐसा ट्रांजिशन होगा। तो इसमें बाकी बीच में ग्रुप ऑफ लाइंस काफी होंगी, तो ये अच्छे से बनेगा। इसको बोलते हैं ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है। और लास्ट वाला क्या होगा, यहाँ पर N1 की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, मतलब हायर से कहाँ आएगा, N इज इक्वल टू 5 में आएगा। उसकी लोअर एक्साइटेड, उसकी लोअर स्टेट जो होती है वो N5 होती है, तो वो यहाँ आएगा या डायरेक्ट ऐसा आएगा। ऐसे बीच में होंगी तो और ग्रुप दिखेगा उसमें, मैंने लाइन कम बनाई है, तो ये ब्रैकेट हो जाएंगे। आप लाइन थोड़ा बढ़ा लेंगे, 6-7 और बना लेंगे तो क्लियर कट दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका लाइमैन बामर क्वेश्चन ब्रैकेट, और ये फुंड होगा PFUND, इसे फुंड सीरीज कहते हैं। ठीक है, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे भी अभी, और उनका समझेंगे भी कौन किस जोन में आएंगी, ये भी देखेंगे। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने बताया कि कौन सा जोन कहाँ पर आता है, कौन सा रेड होता है, कौन सा ग्रीन होता है, विब्ग्योर कौन सा होता है, अल्ट्रावायलेट कौन सा होता है, इंफ्रारेड कौन सा होता है। आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, ये पूरा स्पेक्ट्रम मतलब लाइमन से लेकर के और फुंड तक, ये पूरा पूरा आपका इधर अल्ट्रावायलेट और उधर इंफ्रारेड के बीच में होता है। और वहां पर मैंने जब सोर्स आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, तो ज्यादातर जो सोर्सेस थे इनके, इन रेडिएशन के, इन स्पेक्ट्रम के, वो कहाँ थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से ही थे, कि लोअर सेल में जो आते हैं। तो जनरली अल्ट्रावायलेट, विजिबल जोन और आपका ये इंफ्रारेड, इसी के अंदर ये पूरा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो आपका अल्ट्रावायलेट से लेकर के और इंफ्रारेड का जोन है, उसी के बीच में ये पूरा स्पेक्ट्रम आएगा आपका। क्लियर है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लाइमन सीरीज की। क्लियर, क्योंकि आप जानते रहेंगे तो वहां कुछ लिख पाएंगे, समझा पाएंगे, बना पाएंगे। तो लाइमन सीरीज वो थी जब हायर एक्साइटेड स्टेट से कहां पर आता था, ग्राउंड स्टेट पे आता था। मतलब अगर हम इस तरीके से बनाएं, इन्फिनिट तक बना दें, तो आप देखेंगे कि कहीं से भी आएगा तो कहां आएगा, इसको ग्राउंड पे ही आना है, N इज इक्वल टू 1 पे ही आना है। तो इसके सारे जो ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है वो मैं लिखता हूं। तो आप देखेंगे कि यहां पर N1 जो होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, तो बामर सीरीज अगर हम पढ़ते हैं, सॉरी लाइमन पढ़ते हैं, तो लाइमन सीरीज में जो कुछ खासियत है उनको आप समझिए। जैसे हमने इवन एनर्जी की बात करी, तो इवन होगा वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 अपॉन N1 का स्क्वायर। ठीक है, और जो E2 एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, -13.6 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये होगा। तो ये 2 है। अब यहां से 2 3 भी हो सकता है, 4 भी, हायर तो कोई भी हो सकता है। तो आप समझिए यहां से कि बामर सीरीज, सॉरी लाइमन सीरीज के लिए N1 तो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन जो N2 होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि N2 जो होगा वो 2 से लेकर के 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी तक कुछ भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजिशन को हम क्या बोलेंगे कि लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन। क्लियर है। अब यहां पर आप जब 1/λ वाला फॉर्मूला लगाएंगे लाइमन सीरीज के लिए,
तो आप देखेंगे कि लाइमन सीरीज के लिए ये जगह R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की जो वैल्यू रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये R तो होगा ही होगा, 1/, ये हमेशा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में 1/n स्क्वायर होगा, और ये n कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एनीथिंग। अब हम बात करते हैं कि E1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर E1 का मतलब -13.6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अरे 1 की वैल्यू n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा। अब E2 कुछ भी हो सकता है, कहां से कहां तक, E2 विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n का स्क्वायर, और यहाँ n कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 2 से लेकर के इंफिनिटी तक, 2 3 4 डैश 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 इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है, होल नंबर होगा ये कोई भी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि तो सर इसमें बताइए कि ट्रांजिशन मैक्सिमम कहां से कहां तक हो सकता है और मिनिमम कहां से कहां तक हो सकता है। तो मैं बताऊंगा कि जो लंबा ट्रांजिशन होगा, जो मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, वो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से लेकर के n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से लेकर के और n इज इक्वल टू 1, ये सबसे लंबा ट्रांजिशन होगा। और सबसे शॉर्ट फ्रीक्वेंसी का, या आप ये कह सकते हैं सबसे छोटे एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा वो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 होगा। अब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन एनर्जी और वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का जो ट्रांजिशन होगा वो ये होगा, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2। और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी या हायर एनर्जी की, तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है? तो ट्रांजिशन करके दिखाते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, सबसे हाई एनर्जी और सबसे लो एनर्जी, या सबसे हाई फ्रीक्वेंसी और सबसे लो फ्रीक्वेंसी, या सबसे हाई वेवलेंथ और सबसे लो वेवलेंथ निकाल के क्या करना चाह रहे हो? हम ये देखना चाह रहे हैं कि एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी मिल जाएगी हमको, और उस एनर्जी से ये फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकाले तो वेवलेंथ निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे जो वेवलेंथ के न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है वो किस रेंज में आ रही है, ये कौन सा है, ये अल्ट्रावायलेट है कि गामा रेज है कि एक्सरे है। जो भी हम बात बता रहे थे कि अल्ट्रावायलेट से लेके इंफ्रारेड के बीच में लाई करता है, तो लाइमन किस में आता होगा, हम ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस पे देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि फॉर मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी बामर सीरीज के लिए, सॉरी लाइमन सीरीज के लिए, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, मिनिमम वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये अगर लाइमन सीरीज के लिए आपसे पूछा जाए तो ये ट्रांजिशन कौन सा होगा, ये डेल्टा ई मैक्स तब होगी जब ट्रांजिशन किसके बीच में होगा, n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी से लेके n1 इज इक्वल टू 1 के बीच में, ठीक है ना। तब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, तब वेवलेंथ मिनिमम होगा। समझ में आ रहा है? अब आप कहोगे फिर ये डेल्टा ई मैक्स निकाल ही लेते हैं, तो E1 निकालेंगे तो माइनस का 13.6 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्यों भाई, और E2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -13.6 अपॉन n2 की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे उसका स्क्वायर, तो ये टर्म पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो डेल्टा E क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 मतलब 0 माइनस ऑफ 13.6, तो ये आपका प्लस में क्या हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम एनर्जी आएगी लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है। और अगर ये एनर्जी आ गई तो यहाँ से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पता है तो एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ के लिए हमने एक फार्मूला आपको पढ़ाया है, क्या, कि E इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा आपको, अरे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, नोट करिए इसको, तो आगे यहीं पर कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको, हो गया होगा।
देखिए अब यहां पर अगर आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं तो वेवलेंथ आपको पता पड़ जाएगी। यहां पर एनर्जी क्या है, डेल्टा ई की वैल्यू अभी मैंने निकाला प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने कहा कि डेल्टा ई को ऐसे लगाओ 12400 अपान में लेमडा, ये एंगस्ट्रॉम में होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो एंगस्ट्रॉम में आएगा, या ये एंगस्ट्रॉम में दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो हमको ये चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, तो इसको हम एंगस्ट्रॉम में निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लेमडा जो होगा ये आपका एंगस्ट्रॉम में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12400 और नीचे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 ये। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू जो आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये हो जाएगा, ये अगर हम हटाते हैं ये वाला पॉइंट तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 12400 अपॉन 136 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तकरीबन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू आएगी 900, ये 900 के आसपास आएगी, 911 के आसपास, इतना एंगस्ट्रॉम में आएगी। समझ रहे हो ना? मतलब ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये अगर 1000 एंगस्ट्रॉम के भी आसपास आ रही है तो आपको मैंने बताया था कि जो रेंज होती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो मैंने आपको बताया था कि जो 7000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक, यहां तक तो ये विजिबल जोन था, प्योर वाला, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और इससे कम 4000 से कम में आपका आता था क्या, अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट में 100 एंगस्ट्रॉम से आपका एक्सरे स्टार्ट हो जाता था। तो एक्सरे से ये विजिबल से कम है और एक्सरे से ज्यादा है, तो किस में आएगा, अल्ट्रावायलेट में आएगा। समझ में आ रहा ना? इसका मतलब जो ये आपकी लाइमन सीरीज है किस में आती है, अल्ट्रावायलेट में आती है। ये ध्यान रखना, आपकी जो लाइमन सीरीज होगी इट विल कम अंडर द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन कहां से होती है अल्ट्रावायलेट की, एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट, इट ओरिजिनेट्स ड्यूरिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द एटम। क्लियर है? और हाइड्रोजन एटम में ये चीज आपने देखा। तो ये आपका लाइमन सीरीज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बामर सीरीज पढ़ेंगे। लाइमन के बाद बामर, क्वेश्चन, फ्रैकेट-हून, सब में ये मैक्सिमा और मिनिमा की बात हम करते चलेंगे। जैसे हमने कहा आपसे कि ये लेमडा मैक्सिमम है, तो ये वैल्यू तो मैंने लेमडा मैक्सिमम की निकाली, सॉरी मिनिमम की। इसके लिए क्यों? क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ यहां तक जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। आप देखिए, ठीक है। अब अगर इनके बीच में हम देखें तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई एनर्जी की और वेवलेंथ की मिनिमम वैल्यू आ गई। मतलब ये वाला ना ट्रांजिशन है इन्फिनिटी से यहाँ वाला है, मैंने ये बताया। ये वाला आप कहोगे सर ऐसा बताए रहे, तो ये एनर्जी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम एनर्जी 13.6 आई है। जो एनर्जी का ये डिफरेंस है ये दोनों का 1 और इन्फिनिटी के बीच में, ये मैक्सिमम है ना, ये ई मैक्स है, ये डिफरेंस, इसको डेल्टा ई हमने कहा है, ये ई मैक्स है। और यही क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और यही आपका लेमडा है जो 911 के आसपास आया मिनिमम, और यहीं से फ्रीक्वेंसी आप बता सकते हो एच न्यू करके। तो ये जितनी भी वैल्यू है इसके लिए है। अब हमको तो ये तो मैक्सिमम हो गया, एक पहली केस हो गई इस लाइमन सीरीज की। इस लाइमन सीरीज की दूसरी भी बात हमको जाननी है, क्या कि जब सबसे छोटा ट्रांजिशन होता है मिनिमम एनर्जी वाला,
वो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 के बीच में होगा। तो ये मिनिमम एनर्जी वाला होगा ये, या मैक्सिमम वेवलेंथ वाला होगा। तो पहली लाइन तो लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन होगा। अब दूसरा क्या होगा, मिनिमम एनर्जी वाला। उसको करके बताते हैं आपको ताकि लाइमन कंप्लीट हो जाए। तो मिनिमम एनर्जी वाला लिखेंगे तो जहां पर मैक्सिमम एनर्जी लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। ये मिनिमम एनर्जी है, या क्या बोल सकते हैं, इसी के लिए लाइमन के लिए ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, या हम क्या कह सकते हैं, और मैक्सिमम वेवलेंथ। ये इसका मतलब अब की बार ये जो डेल्टा ई मिनिमम आएगा, यहां पर ट्रांजिशन किसके किसके बीच में होगा, n1 तो 1 होगा, n2 की बार क्या होगा 2 होगा, मतलब 1 और 2 के बीच में होगा। इससे छोटा ट्रांजिशन नहीं हो सकता, 1 और 1.5 के बीच में थोड़ी हो सकता है। तो मैक्स जब सबसे छोटा ट्रांजिशन होगा वो इनके बीच में होगा। तो आप लोगे फिर एक बार E1 निकाल लेते हैं, E2 निकाल लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो E1 तो क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, E2 की वैल्यू आ जाएगी -13.6 अपॉन 2 टू द 4, मतलब 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस में 13.6 अपॉन 4, तो अभी बताया था -3.4 आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप कहोगे फिर डेल्टा ई बता दो, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, ये माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए बच्चों को नेक्स्ट टर्म पे करते हैं।